गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ फीचर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के। देखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने के लिए ही हम बहुत से डेवलपमेंट समझते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने बोर के मॉडल के कुछ लिमिटेशंस देखे, कहाँ कहाँ बोर का मॉडल फेल हुआ, उसके फेलियर के पीछे रीजन क्या थे वो हमने देखे। हमने श्रोडिंगर का इक्वेशन देखा, हमने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा और उन प्रिंसिपल को हमने अप्लाई किया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने के लिए। तो उसी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का हम कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने हमें समझाया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। यही चीज बोर ने भी कही थी। बोर ने उन्हें क्वांटा या फोटोन करके समझाया कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो प्रोसेस रेगुलर फॉर्म में नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। वही चीज हमने अप्लाई की क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। तो सबसे पहला फीचर है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज। एनर्जी कैसी होती है? क्वांटाइज होती है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होती है। अब आप उन एनर्जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो? अगर आप देखो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के दो फॉर्म हमने देखे थे। उन दोनों ही फॉर्म को अगर आप देखते हो तो आप क्या फाइंड आउट करते हो उससे? ई की वैल्यू, यानी एनर्जी की वैल्यू। किसकी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का ही तो हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तो वेव नेचर देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप अप्लाई करते हो श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो चाहे कोई सी भी फॉर्म अप्लाई करो दोनों में से, तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारी एनर्जी की वैल्यूज मिलेंगी, जिन्हें आप E1, E2, E3 नाम दोगे। ये चीज समझ में आ रही है? क्यों मिलेंगी एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए ई की इतनी सारी वैल्यू? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी है? क्वांटाइज्ड है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ साई आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। दो वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप देखो आप श्रोडिंगर इक्वेशन को, आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और साई का वैल्यू। साई क्या है? यहाँ पर वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन का वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। दीज क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल एंड साई आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फाइंड आउट कर लिया एनर्जी का वैल्यू और साई का वैल्यू। अब उन्हें रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। उन्हें जिस नंबरों से रिप्रेजेंट किया गया ना इन दोनों वैल्यूज को, उन नंबर्स को हमने क्या नाम दिया? क्वांटम नंबर। 3 नंबर्स है क्वांटम नंबर। वैसे तो देखो 4 क्वांटम नंबर है जो आप पढ़ोगे आगे, बट उनमें से 3 क्वांटम नंबर ऐसे हैं जो कि साई की वैल्यू को, वो साई जो आपने फाइंड आउट किया श्रोडिंगर इक्वेशन से, उस साई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कैरेक्टराइज करते हैं। तो वो क्वांटम नंबर कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा क्वांटम नंबर है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मान लो आपने साई का वैल्यू फाइंड आउट किया और नीचे 3 नंबर लिख दिए। अभी हमें नंबर नहीं पता, हम नंबर फाइंड आउट करना भी सीखेंगे क्वांटम नंबर। अभी हम उनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एन, एल और एम से। क्लियर? तो इस तरह आपने अगर साई का वैल्यू फाइंड आउट किया तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 नंबरों का सहारा लेना पड़ा। उन नंबरों को हमने क्वांटम नंबर कहा। अब यहाँ देखो, मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एक ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो आपको एनर्जी के बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगी एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में थी। मान लो एक एनर्जी E1 की फॉर्म में, E2 की फॉर्म में और एक E3 की फॉर्म में। ओके, उस E1 के करस्पॉन्डिंग आपको साई1 का वैल्यू मिलेगा, उस E1 के करस्पॉन्डिंग साई2 का वैल्यू मिलेगा। वो वेव फंक्शन ही तो है। जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम कर रहा है तो उसे हम वेव फंक्शन नाम दे रहे हैं, तो उसे हमने साई3 रिप्रेजेंट किया और E3 के करस्पॉन्डिंग आपको साई3 का वैल्यू मिलता है। ये चीज क्लियर हुई? अब यहाँ मान लो E1 और साई1 का जो वैल्यू था, हो सकता है वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो, E1, E2 की वैल्यू पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो सकता है E3 की वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन ना मिल रहा हो, उस जगह पर आपको इलेक्ट्रॉन ना मिल रहा हो। तो ये हमारी कंसेप्ट है। ठीक है, हमारी हाइपोथेसिस है कि हम सोच सकते हैं कि मान लो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ नहीं मिला, तो एक्चुअल में कहाँ मिला उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सोल्यूशन है। तो यहां तक हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझ में आता है। ये आपका साई को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फोर्थ पॉइंट देखो, बाय फाइंडिंग साइड स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स इन एन एटम वी कैन प्रेडिक्ट द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि आप साई का वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो साई जो है एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका है? साई के स्क्वायर का है। मैंने आपको पिछले वीडियो में इससे भी क्लियर किया।
तो साई स्क्वायर का जब आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो, यहाँ से साई आपने फाइंड आउट किया, इसके स्क्वायर किया, साई स्क्वायर किया आपने, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वैल्यू फाइंड आउट किया, तो आपको क्या मिलता है साई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने से? आपको एटम में वो स्पेस पता चलता है जिस स्पेस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम है। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना कह सकते हो या पॉसिबिलिटी कह सकते हो। उस पॉसिबिलिटी को, उस प्रोबेबल स्पेस को क्या नाम दिया गया? एटॉमिक ऑर्बिटल नाम दिया गया। तो यहां से एक नई कंसेप्ट और हमें पता चली, एटॉमिक ऑर्बिटल है वो स्पेस है जो कि जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी हायर है। ठीक है, अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखो, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी कांट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। आपको हाइजेनबर्ग ने हेल्प की है समझने में कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव की नेचर में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में, यानी कुछ इस तरह से प्रोसीड करना है, तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते एक ही टाइम में, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी के किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अगर आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन देखोगे तो वेलोसिटी आपसे मिस हो जाएगी, और अगर आप वेलोसिटी पकड़ के बैठते हो तो आप वो वेव फॉर्म में आगे बढ़ गया, आपसे उसकी जो पर्टिकुलर स्पेस है उसका एग्जैक्ट वो मिस हो जाएगा। तो यू कांट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पर्टिकुलर पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में प्रोसीड कर रहा है तो आप एक साथ उसकी पोजीशन के कहां पर है और उसी टाइम, जिस टाइम पोजीशन देखी उसी टाइम आप उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें बोर की एक कंसेप्ट गलत फील होती है जो कि है ऑर्बिट की कंसेप्ट। बोर ने क्या कहा था कि ऑर्बिट वो स्पेस, वो पाथ है, वो सर्कुलर पाथ है जहां पर कि इस तरह से उसने समझाया था कि ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। एटम में इलेक्ट्रॉन के मूव करने का जो रास्ता है, जो पाथ है, उसको ऑर्बिट नाम दिया था किसने? बोर ने। बट देखो हाइजेनबर्ग ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि आप एक साथ उसकी स्पेस, उसका जो पर्टिकुलर स्पेस है, उसकी पोजीशन और उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो अगर आप सर्कुलर पाथ डिटरमाइन करना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, ऑर्बिट डिटरमाइन करना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर आप, जब आप एक साथ उसका पर्टिकुलर पोजीशन और उसका वेलोसिटी नहीं डिटरमाइन कर पा रहे तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से रास्ते से होकर इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है? तो यहाँ पर ऑर्बिट डिटरमाइन करना हमारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल होता है अगर हम हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्बिट की कंसेप्ट जो है वो कैंसिल होती है और एक नई कंसेप्ट अराइज होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की। क्लियर हुआ ना? ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आपने दो नए कंसेप्ट देखे। कौन से दो कंसेप्ट? एक कंसेप्ट तो है आपका क्वांटम नंबर का और दूसरा कंसेप्ट है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो इन्हें ही आगे हम डिस्कस करेंगे। इन्हें डिस्कस करने से पहले आप एक चीज देख लो कि जो ऑर्बिट थे, किसके ऑर्बिट? बोर के ऑर्बिट, और जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से जो एटॉमिक ऑर्बिटल पता चला है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप इसको नोट डाउन करो। अगर आप साई स्क्वायर, साई का स्क्वायर कर देते हो, जो साई आप श्रोडिंगर इक्वेशन से फाइंड आउट कर रहे थे उसका स्क्वायर करते हो, तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपको की वैल्यू आपको मिलती है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल आप उससे पता लगा सकते हो कि ये वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। तो हम यहाँ डिफरेंस देखते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। तो देखो ऑर्बिट क्या थे? टू डायमेंशनल पाथ थे अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसा कि हमें बोर ने कहा था कि 2D पाथ है, सर्कुलर पाथ है जहाँ पे न्यूक्लियस हमें मिलता है, जबकि ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। ओके, ये तो स्पेस हो गए, जबकि ऑर्बिट क्या था? पाथ था, रास्ता था। सेकंड डिफरेंस अगर देखें तो ऑर्बिट में मूवमेंट कैसा होता है? प्लैनर मूवमेंट होता है। ठीक है, एक एक्सिस में चलता है, एक्स और वाई में चल रहा है, वाई जेड में। जबकि अगर आप देखते हो ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल जब 3 डायमेंशनल है तो ऑब्वियसली मूवमेंट भी इलेक्ट्रॉन का कैसा होगा? 3 डायमेंशनल ही होगा। और अगर हम बात करें ऑर्बिट की, तो ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होते हैं। जब आपने देखा कि सर्कुलर पाथ, जैसा हमें किसने बताया था
हमें बोर्ड ने बताया कि सर्कुलर पाथ है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्बिट कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, जबकि ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। हर एक ऑर्बिटल का शेप डिफरेंट होता है। अब आगे जब ऑर्बिटल हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे ऑर्बिटल के टाइप, एस टाइप का ऑर्बिटल, पी टाइप का, डी टाइप का, तो उनके शेप भी डिफरेंट होंगे। तो ये हमने कुछ डिफरेंस देखे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। तो यहाँ से हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अच्छे से समझ में आता है। हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा एटम है वो कैसा होता है, वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर के होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन का जो आप कह सकते हो कि उनकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज होती है। उस क्वांटाइज एनर्जी को आप किससे फाइंड आउट करते हो, श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करके। श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करने पर आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और साई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलते हैं। उन डिफरेंट वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको 3 क्वांटम नंबर्स का हेल्प लेना पड़ा, और उसके अलावा जब आपने साई का स्क्वायर किया तो आपको एटॉमिक ऑर्बिटल फाइंड आउट आपको पता चले। तो इस तरह से हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझ में आता है। अब हम बात करेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वांटम नंबर्स और एटॉमिक ऑर्बिटल। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।